मिलेंगे नहीं, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक से निकाले हुए मेरे क्वेश्चंस हैं, एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, जो कि कंसेप्ट को समझने में बहुत ज्यादा तुम्हारी मदद करेंगे। लेट द मास ऑफ स्टोन flowing in a river depends upon कौन है, बोलो कौन। मैम आपका असाइनमेंट मैम वो जा नहीं रहा था। अरे काटो, मेरा लाइव क्लास चल रहा है। ओके मैम। That mass of a stone flowing in a river depends on velocity of water. Let velocity is represented by v, density of water represented by rho, and acceleration due to gravity. And acceleration due to gravity is represented by small g. ये मेरा एक क्वेश्चन है और हमें मास ऑफ स्टोन यानी स्मॉल एम का रिलेशनशिप निकालना है, यानी फॉर्मूला निकालना है जो इन चीजों पे डिपेंड करता है। आप समझ लो कि सवाल क्या है। मैं रुकी रहूंगी जब तक आप लोग उतारेंगे नहीं, मैं इसको मिटारूंगी नहीं। कि एक पत्थर नदी में बह रहा है, ठीक है, और उसकी जो स्पीड है, जो पत्थर नदी में बह रहा है, वो डिपेंड कर रही है वेलोसिटी ऑफ वाटर की, पानी कितनी स्पीड से बह रहा है। दूसरा वो डिपेंड करेगी पानी की डेंसिटी पर, कि पानी की डेंसिटी कितनी है। तीसरा वो डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी, यानी धरती अपनी ओर उसे किस हिसाब से खींचती है। और हमें अब इसका फॉर्मूला निकालना है। मैंने अभी आपको बताया, अभी जैसे ही मैंने क्लास शुरू करी, कि डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम फॉर्मूला निकालते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? अब मैं क्वेश्चन रब कर रही हूँ, अगर किसी ने ना लिखा हो तो बता दो तो मैं रुक जाऊं। या एवरीबॉडी इज देयर? क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू रब. Now, mass of stone, that is m, velocity of water, that is v, density, that is rho, and acceleration due to gravity, that is d. मास जो है स्टोन का, वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर, डेंसिटी पर और ग्रेविटी पर। अभी हमने सबको डायरेक्टली लिख लिया, हमको नहीं पता कौन डायरेक्टली है, कौन स्क्वायर रूट में है, कौन 1/, में है, वो हम अब निकालेंगे, फ्रेम करेंगे। तो डायमेंशंस हमारी हेल्प करता है क्वेश्चंस को फ्रेम करने में। अब क्या करूं, इसको निकालने के लिए कैसे किया जाए? हम इसके ऊपर पावर्स बना देते हैं, ए, बी और सी। बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन समझना, इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस तुम लोग को सॉल्व एग्जाम्पल में मिलेंगे। अब क्या करो, ये मास है, ये वेलोसिटी है, ये डेंसिटी है, ये ग्रेविटी है, सबकी हमको डायमेंशन लिखनी है, यूनिट नहीं लिखनी, डायमेंशन। ओके, डायमेंशन जब लिखते हैं तो मास, लेंथ और टाइम पे लिखते हैं। तो ये जो मास है स्टोन का, तो इसकी डायमेंशन हो गई कैपिटल है, और जब भी डायमेंशन लिखते हैं तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में करके लिखा जाता है। नाउ इट इज प्रोपोर्शनल टू, दिस इज वेलोसिटी। अब अगर हमें वेलोसिटी की डायमेंशन नहीं पता, देखो मैं सिखा रही हूँ, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस किस में नापते हैं? लेंथ में। टाइम सेकेंड्स में। तो टाइम की डायमेंशन जो होगी वो टी होगी। एस जो होती है वो यूनिट होती है, डायमेंशन टी होती है। यानी वेलोसिटी का जो डायमेंशन आएगा एल टी माइनस 1। तो इस तरीके से अगर हमें डायमेंशन नहीं भी याद है तो हम निकाल सकते हैं
थोड़ी बहुत तो याद करनी पड़ती है जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले आते हैं, डिपेंड करता है आपके कैलिबर पर। तो यहाँ जो वेलोसिटी है यहाँ पर हम लिखेंगे एल टी माइनस वन टू द पावर ए। ये पावर ए था, वो पावर ए। अब इसके बाद है कि डेंसिटी। देखो अब डेंसिटी की निकालो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल एम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और तीनों ही डिस्टेंस में मेजर किए जाते हैं, यानी तीनों में एल इंटू एल इंटू एल हो गया। ठीक है, तो डायमेंशन ओवरऑल क्या हो गई? एम अपॉन एल के पावर 3। अब ये पावर 3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी ओवरऑल डेंसिटी की डायमेंशन क्या हो गई? एम एल 3 माइनस के साथ, और यहाँ डेंसिटी के ऊपर पावर क्या है? बी। नाउ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। शायद मैंने कल भी बताया था, ये जो जी है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी वी हैव टू राइट द डेफिनेशन, राइट द यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी तो ये है मेरे पास, तो हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एल टी माइनस वन, और ये टाइम है तो टी हो गया। अब ये भी टी ऊपर चला गया तो एल टी माइनस टू, ये आपकी एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई। आपको अगर याद हो गई तो आपको इतना भी नहीं लिखाना पड़ेगा, आप फट से वहां रख लीजिए, धीरे धीरे करते करते याद भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे रखेंगे एल टी माइनस टू टू द पावर सी। अब देखो बेटा क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले एम लो, इसके अंदर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर एम की पावर बी, और कहीं पर भी एम नहीं है तीनों में, ये बन गया। इसके बाद तुम एल ले लो, एल के यहाँ पावर ए है, इस वाले में 3b है, इस वाले में प्लस सी है। ध्यान से देख लो, यहाँ एल के पावर ए, यहाँ एल के ऊपर -3 था तो -3 इंटू बी, ये हो गया। एल के ऊपर 1 था तो 1 इंटू सी, ये हो गया। ये ब्रैकेट बन। अब टाइम की पावर देख लो, यहाँ -1 इंटू ए, और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ -2 सी, यानी -a -2 सी। क्लियर? हमको तीनों की पावर सेट करनी पड़ेगी, ये जरूरी नहीं है कि इधर एम है तो हम एल और टी छोड़ दें, तीनों की पावर सेट करनी पड़ती है। और यहाँ पर हमने एम की डायमेंशन उतार दी। अब क्या है, ये इक्वेशन सॉल्व होनी है और मुझे ब्लैक बोर्ड ज्यादा चाहिए तो मैं मिटाने वाली हूँ, तो आप प्लीज अपना कॉपी में उतार लीजिए, फिर मैं शुरू करूँ। आपकी इक्वेशन आ रही है, मैं यहीं पर दिखाती हूँ, फिर मैं इक्वेशन ऊपर ले जाऊंगी। यहाँ m पर पावर 1 है, मतलब दोनों तरफ हमको इक्वेट करना। तो यहाँ पर ये जो m की पावर 1 है, इसको हम इस तरह ट्रांसफर करते हैं। देखो ये भी स्टेप इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि अगर दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को। m के ऊपर 1, यहाँ l कुछ नहीं है तो l के ऊपर 0, और t भी कुछ नहीं है तो t के ऊपर 0, और ये तुम इक्वल बना। अब हम m को m के साथ कंपेयर करेंगे, l को l के साथ कंपेयर करेंगे, t को t के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ m के ऊपर 1 है और यहाँ m के ऊपर b है, तो b इज इक्वल टू 1। खत्म। अब ये देखो l के ऊपर 0 है तो इधर 0 आ गया, इक्वल टू, यहाँ पर l के ऊपर क्या है, a माइनस 3b प्लस सी, यानी a माइनस 3b प्लस सी। यहाँ देखो t के ऊपर 0 है तो ये 0 हो गया, इधर t के ऊपर क्या है, -a-2c। ऐसे हम इक्वेशन बनाएंगे। फिर से समझ लो, जो इधर m है, अगर उसमें l और t नहीं है तो हमने l के ऊपर 0, t के ऊपर 0, मतलब हमको ये तीनों में लिखना है, m and 0 तीनों में लिखना है। इधर सामने हमने m, l और t की पावर्स को सेग्रीगेट कर लिया, यानी अलग अलग कर लिया। अब हमने m की पावर को m के साथ कंपेयर किया, l की पावर को l के साथ कंपेयर किया, c की पावर को c के साथ, मतलब t की पावर को t के साथ कंपेयर किया। ओके, आई एम गोइंग टू रब द ब्लैक बोर्ड।
हमारी इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इधर लिख दे रही हूँ, v to the power a, rho to the power b and g to the power c. Okay. Now we have equations b is equal to 1, minus a minus 2c is equal to 0 and a minus 3b plus c is equal to 0. अब b के बराबर 1 है, इसमें तो 1 है, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये देखिए दोनों ये कट गया, ये हो गया माइनस 3b, ये हो गया, ये कट गया माइनस सी इज इक्वल टू 0. अब हमने ये b की वैल्यू यहाँ रखी, -3 माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो माइनस सी इज इक्वल टू 3, मतलब c इज इक्वल टू -3, यानी c इज इक्वल टू आ गया -3. अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकाल लो, मान लो हम ये वाली यूज करते हैं, माइनस a माइनस 2c इज इक्वल टू 0, माइनस a, c की वैल्यू -3 है, तो -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 0, माइनस a प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू हो गई 6. ये हमने फाइंड कर लिया. अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहले जो फॉर्मूला फ्रेम किया था उसी को देखो, v के पावर a, रो के ऊपर b एंड g के ऊपर c, बस यहीं पे पावर्स रख दो, v के पावर a यानी 6, रो के पावर b यानी 1, g के पावर -3. अब ये माइनस में पावर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोग्राम करते हैं कि उसमें जो उसका टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड करता है धागे की क्या लंबाई है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. लेकिन किस हिसाब से डिपेंड करता है, इनवर्सली, डायरेक्टली, स्क्वायर, क्यूब, हमें नहीं पता. And we have to find the relationship. That means we have to find the formula for that relationship between time period and length and acceleration due to gravity. Clear? Now I am going to solve this question. How can you start time period? ये t ले लो, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के, यानी l, चाहे तुम स्मॉल l, ठीक है. अब ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सिंपल सवाल में तो यही दिया, हमारे पास कोई पावर आवर नहीं है, हमने कोई पावर आवर हमें नहीं पता, तो ये पता चल रहा है क्वेश्चन से. अब हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, उसको ए और बी मानते हैं, ठीक है, तो ये दोनों कोई इनवर्सली तो जा नहीं रहा है, तो अगर हम फॉर्मूले को जोड़ दें तो ये हो गया एल के पावर ए, जी के पावर बी, जैसे हमने पिछले फॉर्मूले में बताया कि हम शुरुआत ऐसे करते हैं, जितना भी जिसके ऊपर डिपेंड करता है उसको ए बी की तरह लिख दिया. अब क्या करो, उधर है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है आपको पता है, कैपिटल टी ब्रैकेट. अब लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, क्योंकि धागे की लंबाई है वो तो डिस्टेंस में ही मेजर होगी, तो उसकी डायमेंशन हो गई एल. अब ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला वो क्या हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और फिर ये टाइम, डिस्टेंस किस में नापते हैं, लेंथ में, टाइम किस में नापते हैं, टाइम का टी, टी तो 2 बार टी हो गया, यानी एल टी -2. ये देखो मैंने समझा दिया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन है एल टी -2. उतार लो, फिर मैं बता दूं, उतार लो 2 मिनट, छूटे ना कुछ भी बेटा. इतनी जल्दी टाइम खत्म होता है, 7 बजे एकदम तैयार रहा करो जिससे मैं लंबी क्लास ले सकूं, क्योंकि तुम लोग के तुरंत बाद माही 1 मिनट, सॉरी मैं बोलती जा रही हूँ इस पे,
Okay, now dimension T depends upon length A and gravity B. Dimension of T is capital T. Here we write L, capital A, and here we write LT minus 2, capital ऊपर B. Okay. Now यहाँ पर M नहीं है, 0, L0 T1, जैसे मैंने पहले बताया. इधर आ जाओ. L के ऊपर ये A है, L के ऊपर 1 है, 1 इंटू B यानी B हो गया. इसमें T नहीं है, यहाँ T के ऊपर -2 भी. लेकिन इस पूरी इक्वेशन में कहीं M नहीं है. हम चाहे तो लिख सकते हैं, ना चाहे तो ना लिखें M0. अब हमने इसको इक्वेट किया. पहले हमने M वाला इक्वेट किया. M0 उधर भी M0 है, यानी ये तो 0 है, कोई मतलब नहीं. अब इधर आ जाओ. L0 उधर L का क्या है, A प्लस B, यानी 0 इज इक्वल टू A प्लस B. ऐसे मेरे ख्याल से ज्यादा समझ में आ रहा है. T के ऊपर 1, इधर T के ऊपर -2B, यानी 1 इज इक्वल टू -2B, यानी B की वैल्यू हो गई -1/2. अब B की वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो A की वैल्यू निकल आएगी. तो 0 इज इक्वल टू A -1/2. अब ये इधर आ गया तो A की वैल्यू आ गई 1/2. हमको A B सब मिल गई वैल्यू. शैली दीक्षित. क्लास खत्म हो रही है, बहुत लास्ट में आई है. इसको मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आज का. किस्मत अच्छी है, ये मिल जाएगा तुम लोग को 1-2 दिन में, हो सकता है कल तक मैं डाल दूं. अब क्या करना है, इधर तो कोई वैल्यू नहीं थी, ये दोनों वैल्यू आई है. तो हमने टाइम लिया. L के ऊपर A, G के ऊपर B. तो A की जगह क्या था, 1/2, और G के ऊपर क्या है, -1/2. एक बात याद रखो, जहां पर भी 1/2 है वहां अंडर रूट हो जाता है. वहां क्या हो जाता है, अंडर रूट, यानी √n. और ये, या इसको ऐसे कर सकते हो, L 1/2, ये माइनस में था, इसको हमने नीचे ले आया. अब ये भी पॉजिटिव हो गया. अब दोनों 1/2 हटाए तो ये √L/G आ गया. अब अगर इसे हम अपने मेन फॉर्मूले से कंपेयर करें तो मेन फॉर्मूला क्या था, T इज इक्वल टू 2π √L/G. तो ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यहाँ हमें वेरिएबल्स का रिलेशनशिप मिलता है. तो इस तरीके से फॉर्मूला निकाला जाता है. इज इक्वल टू A, और ये T है तो डायमेंशन ऑफ T. Now what is the dimension of A now? We divide both of them. ML T -2 divided by T. तो अब ये T ऊपर चला गया तो -1 ऊपर हो जाएगा. तो what is the dimension of A now? The dimension of A becomes -3. अगर नहीं समझ में आया हो तो उतार लेना, बाद में दोबारा पढ़ना, समझ में आ जाएगा. इधर देखो, B की निकालनी है. अगेन फोर्स का डायमेंशन ML T -2. बहुत जल्दी उतार लो, स्पीड कभी भी जा सकता है, उतर नहीं पाएगा नहीं तो. B T², that is dimension of T. Now we can easily find out the dimension for B, which is equal to ML T -2 over T². अब ये प्लस में है, ये ऊपर चला गया तो -4, यानी ML T-4 is equal to B. This is the dimension of B. And time